हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज पीजीटी पोल साइंस पॉलिटिकल साइंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया। आई होप आप सभी का एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छा गया होगा। पेपर 1 के वीडियोस हमने पहले चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उनको देख सकते हो। इस वीडियो में हम पेपर 2 के साइकोलॉजी और जो एजुकेशन पेडागोजी का सेक्शन है, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तकरीबन 20 के करीब क्वेश्चंस हैं ये। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थीम बेस्ड करिकुलम। निम्नलिखित में से कौन सा विषय आधारित पाठ्यक्रम का उदाहरण है। थीम बेस्ड करिकुलम इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज ऑफ टीचिंग इन प्राइमरी स्कूल स्पेशली। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा है थीम बेस्ड करिकुलम का, आपको बताना है। ई लर्निंग इज प्लेटफॉर्म फॉर द लर्नर टू हैव डायलॉग पर्सपेक्टिव, तो नहीं, तो ये तो नहीं होगा। एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग पैटर्न्स रिलेशन ऑफ टू कॉन्सेप्ट्स, जी ये बिल्कुल सही है। अवधारणाओं के पैटर्न संबंध जोड़ने के महत्व की ओर जोर देना। अब थीम बेस्ड करिकुलम में क्या होता है, इसमें करिकुलम जो करिकुलम होता है उसको डिवाइड किया जाता है स्मॉलर थीमेटिक यूनिट्स में, यानी स्मॉल छोटी छोटी यूनिट्स को जिनकी भी अलग अलग थीम्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, जिससे जो बच्चे होते हैं वो चीज़ों को रियल वर्ड से अपने एक्सपीरियंस से रिलेट कर पाते हैं। ओके, इसमें ऑप्शन होगा करेक्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, विच फिलोसफी डेवलप्ड द मॉनिटरल सिस्टम इन क्लासरूम्स। किस दर्शन ने कक्षाओं में निगरानी प्रणाली विकसित की। मॉनिटरल सिस्टम किस फिलोसफी की देन है, किसने डेवलप की, तो ये इस्लाम फिलोसफी की द्वारा डेवलप की गई है। ओके, इस्लाम, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशंस बिकॉज। देखिए अभी ये क्वेश्चन हमें याद हो चुके हैं, इतनी बार पीजीटी के ही एग्जामिनेशन में इन्होंने डाल दिया। अभी कल के पेपर में भी आया था, उससे पहले एक दो पेपर में और पूछा गया था। तो स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज दे प्रिजर्व एंड इंस्टिल इन फ्यूचर जनरेशन वैल्यूज ऑफ आवर कल्चर। यानी कि जो स्कूल्स हैं ये सोशल सामाजिक संस्थाएं हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि ये हमारी जो संस्कृति के मूल्य हैं इनको भावी पीढ़ियों में संरक्षित और स्थापित करते हैं। दे प्रिजर्व एंड इंस्टिल इन फ्यूचर जनरेशन वैल्यूज ऑफ आवर कल्चर। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 64, विच फिलोसफी बिलीव्स इन द ड्यूअलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, प्रकृति एंड सोल। कौन सा दर्शन अस्तित्व, प्रकृति और आत्मा के द्वंद्व में विश्वास करता है। तो यहाँ पे बात हो रही है सांख्य फिलोसफी की। सांख्य फिलोसफी बिलीव्स इन द ड्युअलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, प्रकृति एंड सोल। ओके, ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन बी, सांख्य फिलोसफी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ एजुकेशन फिलोसफी। एजुकेशन फिलोसफी का निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनका पर्पज नहीं है, उद्देश्य नहीं है शैक्षिक दर्शन का। तो अगर एजुकेशन फिलोसफी की बात करें तो एजुकेशन फिलोसफी बोलती है कि व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है, टू क्लैरिफाई वैल्यूज एंड एम्स इन टीचिंग, बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षण में मूल्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करना ये शैक्षिक दर्शन का उद्देश्य है, लेकिन यहाँ पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो सेकंड देखते हैं, टू प्रोफेशनलाइज द जॉब ऑफ टीचिंग, शिक्षण के कार्य को पेशेवर बनाना, बिल्कुल करेक्ट है। ये पर्पज है एजुकेशन फिलोसफी का। अगर थर्ड स्टेटमेंट देखें, थर्ड स्टेटमेंट में बोलते हैं टू इंक्रीज द टीचर्स लव ऑफ एंड कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स, शिक्षकों का छात्रों के प्रति प्रेम और नियंत्रण बढ़ाना। देखिए ये प्रेम के, छात्रों के प्रति प्रेम और उनके ऊपर कंट्रोल बढ़ाना, ये सब बातें एजुकेशन फिलोसफी के उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आती है। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत दिया गया है, यही होगा कि ये इसका उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगर फोर्थ स्टेटमेंट देखें, टू क्रिटिकली एग्जामिन एजम्पशंस बिहाइंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, शैक्षिक अभ्यास के पीछे की धारणाओं की आलोचनात्मक जांच करना, क्रिटिकली एग्जामिन करना एजम्पशन को, बिल्कुल करेक्ट है। ये एजुकेशन साइकोलॉजी का, एजुकेशन फिलोसफी का ये उद्देश्य है, पर्पज है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, दिस इज नॉट द पर्पज ऑफ एजुकेशन फिलोसफी। ओके,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। इंटीग्रल एजुकेशन इज अ कंसेप्ट गिवन बाय। समग्र शिक्षा एक अवधारणा है, ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया? इंटीग्रल एजुकेशन का कंसेप्ट दिया गया अरबिंदो घोष के द्वारा। ओके, अरबिंदो घोष, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, अरबिंदो घोष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी। जैन फिलोसफी के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? राइट नॉलेज, राइट डिटर्मिनेशन, राइट फेथ और राइट कंडक्ट। अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी, द एम ऑफ एजुकेशन इज right knowledge, right faith and right conduct. These are the aims of education philosophy. समयक संकल्प या right determination is not an aim of Zen philosophy. Okay, ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ये कंप्यूटर से, रैम इज प्लेस्ड ऑन। रैम कहाँ पे स्थापित की जाती है? रैम ये स्थान कहाँ पे होता है कंप्यूटर में? तो रैम मदरबोर्ड में होती है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर ऑप्शन में देखें हार्ड डिस्क, तो हर हार्ड डिस्क एक डिवाइस है जिसको डाटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, एक्सटेंशन बोर्ड का तो कंप्यूटर के अंदर कोई लेना देना नहीं है। यूएसबी का नहीं होगा, मदरबोर्ड। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन कौन सी। तो पहली स्टेटमेंट है NKN स्टैंड्स फॉर न्यू नॉलेज नेटवर्क। तो ये फुल फॉर्म NKN की नहीं होती है। NKN की फुल फॉर्म है नेशनल नॉलेज नेटवर्क। न्यू नॉलेज नेटवर्क नहीं होता, नेशनल नेटवर्क नॉलेज नेटवर्क। ओके, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकंड है मॉक आर ऑफलाइन कोर्सेज। तो ये बिल्कुल गलत है, ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं। ओके, ऑनलाइन फ्री कोर्सेज हैं ये, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन किसमें है? तो बी ऑप्शन इसमें है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ए इसमें दिया गया है तो ये भी हट जाएगा। तो बचते हैं हमारे पास CE और CD। तो अगर ऑप्शन ई को देखें, परम शिवाय इज अ सुपर कंप्यूटर। परम शिवाय सुपर कंप्यूटर है, बिल्कुल करेक्ट है। ये भारत का सुपर कंप्यूटर है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन ई करेक्ट है। अब हमें अगर देखें डी स्टेटमेंट को, तो क्लॉक रेट ऑफ CPU इज मेजर्ड इन गीगाबाइट्स। तो ये तो बिल्कुल गलत है। गीगाबाइट होता है जीबी तो मेमोरी को मेजर करने के लिए की जाती है, ना कि क्लॉक रेट ऑफ CPU की क्लॉक रेट को। तो CPU की क्लॉक रेट को मेजर करने के लिए गीगा हर्ट्ज का इस्तेमाल होता है। ओके, गीगा हर्ट्ज, ना कि गीगाबाइट। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। तो ऑप्शन ई और ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, और यही बचते हैं दो। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, बिल्कुल करेक्ट है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग का जो मिशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट थर्ड और स्टेटमेंट सी और स्टेटमेंट ई बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन देखें अगर स्टेटमेंट सी और स्टेटमेंट ई, तो ये होगा ऑप्शन ए में। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। रेशनल चॉइस थ्योरी वाज गिवन बाय। रेशनल चॉइस थ्योरी यानी कि तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत, रेशनल चॉइस थ्योरी दी गई थी एडम स्मिथ के द्वारा। ओके, एडम स्मिथ एक ये फिलोसफर थे। ओके, इकोनॉमिस्ट और फिलोसफर थे ये एडम स्मिथ। ये थ्योरी दी थी इन्होंने 18th सेंचुरी में। ओके, 18वीं सदी में ये थ्योरी दी थी 18th सेंचुरी में एडम स्मिथ के द्वारा। थ्योरी का नाम है रेशनल चॉइस थ्योरी। सिगमंड फ्राइड ने कौन सी थ्योरी दी थी, जिसमें हम पढ़ते हैं इड, ईगो, सुपर ईगो? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सिगमंड फ्राइड की थ्योरी का क्या नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन दियर फॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट। तो यहाँ पे ये कमीशन दिए गए हैं, एजुकेशन कमीशन। आपको बताना है कि कौन सबसे पहले आया और कौन सबसे लास्ट में आया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको स्थापित करना है। तो सबसे पहले है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसे मोदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये कमीशन कब आया था, हमने डिस्कस किया था अभी 3 से 4 दिन पहले जो हमने वीडियो डाली थी। 1952, 1952, 1953 में ये कमीशन आया था। ओके,
ऑप्शन। ओके, तो अगर सेकंड देखें, एजुकेशन कमीशन। एजुकेशन कमीशन ये कौन सा कमीशन है? ये है कोठारी कमीशन। ओके, इसे एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये कब आया था? 1964 1966 में। 1964 से 1966 के बीच में ये कमीशन आया था, एजुकेशन कमीशन। इसका और नाम क्या है? इसका नाम है कोठारी कमीशन। और पहले का इसका मुदालियर कमीशन। थर्ड अगर देखें, नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन कब आया था? यह आया था 2005 से 2009, नॉलेज कमीशन। ओके, और फोर्थ वन है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 से 1949 में आया था, 1948-49 में। और इस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इस कमीशन के अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, और जस्टिस वर्मा कमीशन, ये कमीशन पीजीटी के अभी पेपर में पूछा गया था। जस्टिस वर्मा कमीशन आया था 2013, सबसे लेटेस्ट। ओके, 2012-13 में, 2012-13 में। ओके, तो अगर इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले तो यह है ऑप्शन डी। ओके, फर्स्ट नंबर पे 1948 में। उसके बाद 1952 में ए आया दूसरे नंबर पे। थर्ड पे 1964 में बी आया, और उसके बाद 1905 में सी आया फोर्थ पे, और लास्ट में आया ऑप्शन ए। तो डी ए बी सी, डी ए बी सी ई, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। एनसीएफ 2005 emphasizes the most on। एनसीएफ 2005 सबसे अधिक जोर देता है। एनसीएफ 2005 जो सबसे ज़्यादा किस बात पे जोर देता है? कठिन प्रश्नों को हल करने पर, सॉल्विंग हार्ड क्वेश्चंस नहीं, ये तो नेगेटिव है कि हार्ड क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे, जोर देंगे, या सॉफ्ट पे नहीं करेंगे। मेमोराइजिंग द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को याद करना, रट्टा मारना, ये नेगेटिव बातें हैं। इनको अब जो मॉडर्न एजुकेशन है, इनको अब इनमें कोई जगह नहीं है इन चीज़ों की, क्रैमिंग वगैरह की, तो ये स्टेटमेंट्स तो गलत हो जाएंगी। थर्ड है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बिल्कुल करेक्ट है। एनसीएफ 2005 जोर देता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे। ओके, ज्ञान के निर्माण करने में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को फॉलो करता है एनसीएफ 2005। ओके, ज्ञान का निर्माण, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। द कंसेप्ट ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, जिसे शॉर्ट फॉर्म है SUPW, वॉज प्रपोज्ड बाय। सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य यानी सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क वॉज प्रपोज्ड बाय ईश्वर भाई पटेल कमेटी। ओके, ईश्वर भाई पटेल कमेटी के द्वारा ये उपयोगी उत्पादक कार्य की अवधारणा दी गई थी। सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य की अवधारणा, ईश्वरी पटेल कमेटी। ये कमेटी कब आई थी? 1977 में। द एजुकेशन कमीशन 1964-66 में आया था। जाकिर हुसैन कमीशन 1938 में आया था। 10 ईयर स्कूल करिकुलम फ्रेमवर्क 1975। तो इनको भी आप याद कर सकते हो, इनका रिवीजन कर सकते हो, जिनका आने वाला पीजीटी का एग्जामिनेशन अभी होगा, क्योंकि अब इन ऑप्शन में से भी क्वेश्चन बना सकते हैं ये, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से घुमा फिरा के ये डालते हैं। ओके, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, ईश्वर भाई पटेल कमीशन 1977 was proposed this theory, this concept of socially useful productive work। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में है अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली। तो पहला ऑप्शन है द नेशनल कमीशन ऑन टीचर। तो नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1983। ओके, 1983 में। इसके बाद है NCFTE, टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग द प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर। तो NCEFTE पब्लिश हुआ था 2010 में। ओके, 2010। थर्ड है द NPE रिव्यू कमेटी। NPE रिव्यू कमेटी कब एस्टेब्लिश हुई थी? ये 1990 में एस्टेब्लिश हुई थी। हमने अभी प्रीवियस वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया था 1990 में। और फोर्थ है नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन लर्निंग विदाउट बर्डन। ये थीम है लर्निंग विदाउट बर्डन। किस कमेटी की थीम है ये हमने डिस्कस किया था। तो ये कमेटी एस्टेब्लिश हुई थी 1993 में।
और फोर्थ है द करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन। तो करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन ये पब्लिश हुआ था 2009 में, 2009 में। अब हमें ये क्रोनोलॉजिकली करना है मैनेज। तो सबसे पहले आया यहाँ पे 1983 फर्स्ट, सेकंड पे आया 1990, ओके, थर्ड ये 1990 सी, इसके बाद 1993 डी, फिर आया 2009, फिर और लास्ट में आया ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी लास्ट दो में ही है। तो पहले पे आएगा ए सी डी ई बी, ए, फिर सी, सेकंड पे सी, थर्ड पे बी, सॉरी डी, और सेकंड लास्ट पे ई, और लास्ट में आया फिफ्थ पे बी। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये जो मैंने यहाँ पे बताया लर्निंग विदाउट बर्डन, ये किसकी थीम थी? ये थी यशपाल कमेटी की थीम, यशपाल कमेटी। ओके, थीम नहीं थी, ये रिपोर्ट का नेम था। ये जो रिपोर्ट सबमिट की थी यशपाल कमेटी ने, यशपाल कमेटी 1993 की, इनकी रिपोर्ट का नाम था ये लर्निंग विदाउट बर्डन। और ये जो NPE रिव्यू कमेटी थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को रिव्यू करने के लिए जो कमेटी बनाई थी 1990 में, इस कमेटी का नाम क्या था? इस कमेटी का नाम था आचार्य राममूर्ति कमेटी। ओके, आचार्य राममूर्ति, आचार्य राममूर्ति कमेटी 1990 में आई। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। अकॉर्डिंग टू NCFTE 2009 which of the following is not recommended for teacher education? NCFTE 2009 के अनुसार शिक्षक शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन में से क्या अनुशंसित नहीं है? टू क्रिटिकली एग्जामिन स्कूल करिकुलम सिलेबी एंड टेक्स्ट बुक्स, बिल्कुल करेक्ट है। इट इज रिकमेंडेड फॉर टीचर एजुकेशन। टू हेल्प प्रोस्पेक्टिव टीचर्स टू एंगेज विद फील्ड एक्सपीरियंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है टू टीच लर्नर्स ओनली थ्रू थ्योरीज टू अंडरस्टैंड साइको सोशल एट्रीब्यूट्स। देखिए ऐसा मैं एक जनरल एक ट्रिक बता रहा हूँ, जहाँ भी ये ओनली वर्ड आता है ना, तो वो मैक्सिमम वो स्टेटमेंट गलत होती है जहाँ पे ओनली आ जाता है, स्पेशली ऐसे केस में। टू टीच लर्नर ओनली थ्रू थ्योरीज, शिक्षार्थियों को केवल सिद्धांतों के माध्यम से ही मनोवैज्ञानिक सामाजिक विशेषताओं को समझाना और सिखाना। ओके, तो केवल थ्योरीज के ही थ्रू समझाना ये रिकमेंडेशन नहीं है टीचर एजुकेशन के लिए। ओके, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे गलत है, यहाँ पे नॉट पूछा गया था, कौन सा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, फॉलो नहीं करता है टीचर एजुकेशन के लिए अकॉर्डिंग टू NCFTE। NCFTE 2009 की अगर बात करें तो NCFTE 2009 को डेवलप किया गया है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा, यानी NCTE के द्वारा NCFTE 2009 को डेवलप किया गया है। NCFTE ये क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है। ओके, फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क है टीचर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। एजुकेशन वाज पुट इन कंकरेंट लिस्ट थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? तो एजुकेशन को डाला गया है कंकरेंट लिस्ट में 42वें संविधान संशोधन 22nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार आ गया अभी पीजीटी मैथ्स में भी पूछा गया था, ये 1-2 एग्जामिनेशन में, और अभी हाल ही में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो 3 से 4 क्वेश्चन तो ये आंखें बंद करके ये अगले पेपर में डाल देंगे, यहीं से भी अगले वाले आने वाले पेपर में आएंगे। ये इकोनॉमिक्स का जो पीजीटी का पेपर है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री के पेपर 2 में साइकोलॉजी और पेडागोजी सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये फिक्स है, 3 से 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। रिगार्डिंग मेटाकॉग्निशन विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? मेटाकॉग्निशन क्या होता है? मेटाकॉग्निशन इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग, बिल्कुल करेक्ट है ये। सेकंड है मेटाकॉग्निशन रेफर्स टू द प्रोसेस यूज्ड टू प्लान, मॉनिटर एंड एक्सेस अदर्स अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे अदर्स की यहाँ पे बात नहीं होती मेटाकॉग्निशन में। मेटाकॉग्निशन में अपनी सोच, अपने लर्निंग के बारे में सोचने की प्रक्रिया की बात होती है मेटाकॉग्निशन में। मेटाकॉग्निशन प्रोसेस है थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग। ओके, यहाँ अदर्स की बात नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, मेटाकॉग्निशन इंक्लूड्स क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ वंस थिंकिंग एंड लर्निंग, बिल्कुल करेक्ट है। क्रिटिकल अवेयरनेस
मेटाकॉग्निशन रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू एक्सटर्नलाइज मेंटल इवेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन इसमें बी गलत दिया गया है, यही स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। अ प्रोसेस बाय विच वी ascribe to external world the rejected impulses of the id। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम बाहरी दुनिया को id के अस्वीकृत आवेग का श्रेय देते हैं, उसे कहते हैं हम प्रोजेक्शन। ओके, प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेपण, प्रक्षेपण। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। अरेंज द थ्योरीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, थ्योरिस्ट है ई.एल. थॉर्नडाइक। तो जहाँ तक इनको देख के लग रहा है कि ई.एल. थॉर्नडाइक, पावलव, अल्बर्ट बंदूरा, क्लार्क हल, एडवर्ड, तो इनको कैसे हम क्रोनोलॉजिकली असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, इनकी डेट ऑफ बर्थ से, इनकी एज से। तो सबसे पहले अगर थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक 1874 से 1949 तक इनका जीवन काल रहा, 1874 से 1979। पावलव की बात करें, पावलव का की बर्थ है 1849 और डेथ हुई थी इनकी 1936 में। अल्बर्ट बंदूरा की अगर देखें तो अल्बर्ट बंदूरा बॉर्न है 1925 के, ओके, 1925 के। क्लार्क हल की डेट ऑफ बर्थ है 1884, 1884, और इनकी डेथ हुई है 1952 में। और एडवर्ड का पूरा नाम क्या है? एडवर्ड, ये टॉलमैन की बात हो रही है यहाँ पे, टॉलमैन जो है, एडवर्ड टॉलमैन ये है बॉर्न 1886 के और इनकी डेथ हुई थी 1959 में। तो अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखें, यानी आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले आएगा सबसे छोटा, यानी कि जो सबसे पहले जिसका जन्म हुआ। तो सबसे छोटी संख्या है यहाँ पे 1849, 1849, इवान पावलव। ओके, तो ये फर्स्ट पे आएगा। इसके बाद आएगा 1874 थॉर्नडाइक दूसरे पे। फिर 1874 के बाद 1884, 1984, फिर आएगा क्लार्क हल, एंड उसके बाद एडवर्ड टॉलमैन, एंड लास्ट में आएगा अल्बर्ट बंदूरा। ओके, सबसे छोटे हैं अल्बर्ट बंदूरा 1925, 1925। तो सबसे लास्ट में सी, और स्टार्टिंग हुई हमारे पास इवान पावलव से, ऑप्शन बी, सॉरी, स्टेटमेंट बी, ये इवान पावलव बी। तो बी से शुरू हुआ और सी पे खत्म। ओके, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। तो अगर इन थ्योरिस्ट्स की बात करें, इन सिद्धांतकारों की बात करें, तो ई.एन. थॉर्नडाइक ने थ्योरी कौन सी दी है? इनकी थ्योरी है ट्रायल एंड एरर की थ्योरी, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी। इवान पावलव की कौन सी थ्योरी है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। और इवान पावलव ये रशियन थे और इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। नोबेल प्राइज इन्हें मिला है 1904 में, 1904 में इनको नोबेल मिला था। अल्बर्ट बंदूरा की बात करें तो इनकी थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी। ओके, सोशल लर्निंग थ्योरी। लर्निंग अकर थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। इन्होंने, इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो डॉल पे है, आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में। क्लार्क हल की अगर बात करें तो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है मोटिवेशन में। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 80। बिल गेट्स इज अ फेमस एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस? बिल गेट्स किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो हमें बताना चाहिए कि बिल गेट्स हैं कौन? बिल गेट्स फाउंडर हैं। ये फाउंडर किस चीज़ के हैं? ये फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं ये। अब बिल गेट्स एग्जांपल हैं कौन सी इंटेलिजेंस के? तो ये लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के एग्जांपल है, क्योंकि ये फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के। माइक्रोसॉफ्ट में को डेवलप करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इन सभी से रिलेटेड है। तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस चाहिए होती है ऐसी साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ऐसी लॉजिकल मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। बिल गेट्स के अलावा एल्बर्ट आइंस्टीन भी इन लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस किस में होती है? भाषाई बुद्धि, यानी जो डिबेट करते हैं,
ओके, डिबेट करने वाले जो जर्नलिस्ट होते हैं, जर्नलिस्ट हो गए, और जो पोइट हो गए, पोइट लिखते हैं वो भी अपनी भाषाई बुद्धि का यूज़ करते हैं। टीचर हो गए, टीचर भी एग्जांपल है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का। साथ में कोई अगर राइटर है, ओके, राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर है, ट्रांसलेटर है, पॉलिटिशियन है, जर्नलिस्ट मैंने आपको बता दिया, जर्नलिस्ट, ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के एग्जांपल है सारे। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस किन में पाई जाती है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आपने देखा होगा साइकोलॉजिस्ट की इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, साइकोलॉजिस्ट जो दूसरों को रीड करते हैं। साथ में एक फिलोसफर की, ओके, फिलोसफर ऑब्जर्वेशन करते हैं। साथ में काउंसलर की, जो काउंसलिंग करते हैं, दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी काउंसलिंग करने के लिए उनको ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ती है, तो इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। साइकोलॉजिस्ट की होगी, फिलोसफर की होगी, काउंसलर की होगी, ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल है। ये तो होगी इन इंटेलिजेंस की बात। लेकिन अब ये यहाँ जो इंटेलिजेंस का पूछा है, ये कौन सी थ्योरी से है? ये है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की, ओके, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस आपने पढ़ी होगी साइकोलॉजी में। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसके द्वारा दी गई है? ये थ्योरी दी गई है गार्डनर के द्वारा, गार्डनर के द्वारा, ओके। कई बार पूछ लिया जाता है कि मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा दी गई है, तो ये गार्डनर के द्वारा। उनमें ये थ्योरी आती है इंटरपर्सनल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस थ्योरी, न्यूट्रलिस्ट इंटेलिजेंस थ्योरी, इंटेलिजेंस थ्योरी नहीं, ओके। तो ये 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके पीजीटी पोल साइंस में। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे और कुछ इसमें फिलॉसफी से इस बारी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए हैं इस पेपर में। ऐसे अगर देखा जाए और पेपर में जो प्रीवियसली पेपर हुए तो उनमें फिलॉसफी का इतना पार्ट नहीं पूछा गया था, इसमें फिलॉसफी की तरफ ज़्यादा, क्योंकि अब पेपर भी पॉलिटिकल साइंस का है तो इसमें फिलॉसफर ज़्यादा आते हैं। एरिस्टोटल बड़ा होगा, मार्क्सवाद, फासीवाद, तो वहाँ से ये फिलॉसफी से यहाँ पे इन्होंने इंटरलिंक कर दिया और ये फिलॉसफी से ही ज़्यादा पोर्शन पूछ लिया आपसे। ओके, सो दैट्स इट। चैनल पे पहली बार आए अगर आप तो सब्सक्राइब करके जाएं, 1 सेकंड लगेगा आपका सब्सक्राइब करने में। एंड अपना फीडबैक जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में, आपको वीडियो कैसी लगी या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। इस तरह से आप सर्च भी कर सकते हैं डायरेक्ट टेलीग्राम पे। अगर आपने डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकेंगे। इसके अलावा आप व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकेंगे, हमने नया व्हाट्सएप चैनल बनाया है, उसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू सो मच।